शुरुआत कैसे हुई कि भरतनाट्यम ही करना है, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा से होती है, सरस्वती की उपासना है, ये हर कोई नहीं कर सकता है। मेरी जो जर्नी की स्टार्टिंग थी वो एक कह सकते हैं प्लानिंग नहीं थी, पर एक एहसास था या कह सकते हैं भगवान जी की तरफ से होता नहीं, एक मार्ग दिखाया उन्होंने। मेरी जर्नी की स्टार्टिंग तब हुई जब मैं 2.5 ईयर्स की थी, और उनकी जो भरतनाट्यम है वो मेरी रूट्स है, मेरा जड़ है। तो भरतनाट्यम तो परमानेंट है, एक्टिंग इसके साथ मैं करती हूँ और करती रहूँगी। भरतनाट्यम जब शुरू चुने लोग शायद करते हैं, जी, ये आपके खुद का इंटरेस्ट था या पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि तो उन्होंने हम लोग को गाइड किया। तो अभी जो मैं भरतनाट्यम की फील्ड में हूँ वो मंदाकिनी मैम की वजह से ही है। उन्होंने एकदम अच्छे से गाइड किया कि एक्टिंग में कितना इंटरेस्ट है, मतलब एकदम दिमाग में फील है कि एक्टिंग ही करनी है। इसमें आप वो चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हो जो मे बी सोसाइटी बात ही नहीं करना चाहती उस बारे में। पहली बार जब स्टेज पे परफॉर्मेंस किया था, जो कि स्टेज मेरे लिए केवल एक स्टेज नहीं है या केवल एक जगह नहीं है जहाँ परफॉर्म करती हूँ। भरतनाट्यम और फ्री स्टाइल में बैलेंस कैसे करते हो? आपकी जो लघु फिल्म थी आखिर माँ हूँ, इसको 84 ये हमारी सोसाइटी की एक वो पार्ट दिखाता है जिसके बारे में बहुत लोग बात करते ही नहीं है। आपको 200 से ज्यादा अवार्ड मिले हैं। मैंने फेसबुक पे भी आपके देखा, आई थिंक अब आपके अवार्ड मिले। सबसे ज्यादा किस अवार्ड को मिलने पे खुशी हुई थी कि हाँ मेहनत सफल गई, इतने सालों की तपस्या? टाइप कर ही नहीं पाऊंगी, वो इतना प्राउड मोमेंट था, इतना प्राउड मोमेंट। नमस्कार, द धुनी शो में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिर एक खास मेहमान के साथ उपस्थित हैं। आज की हमारी जो मेहमान है वो बहुत छोटी सी नटखट सी हैं, लेकिन टैलेंट बहुत है। वो एक नृत्यांगना भी हैं, अभिनेत्री भी हैं, समाज सेविका भी हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रही हैं। लखनऊ की हैं और एक जाना पहचाना नाम है और लोग उनकी प्रतिभा के कायल भी हैं और यूथ के लिए कहें तो वो एक रोल मॉडल है। तो चलिए अपनी मेहमान से मिलते हैं। उनका नाम है गिनी सहगल, भरतनाट्यम और फ्री स्टाइल डांसर है। गिनी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। गिनी, आप मैं पिछले कई सालों से आपको देख रही हूँ, आपके जब आप बहुत छोटी सी थी तब की फोटो से लेके और आज तक का सफर। जी, शुरुआत कैसे हुई कि भरतनाट्यम ही करना है, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा से होती है, सरस्वती की उपासना जी। है, ये हर कोई नहीं कर सकता है। तो कैसे लगा कि नहीं डांस ही करना है, इसी में करियर बनाना है? मेरी जो जर्नी की स्टार्टिंग थी वो एक कह सकते हैं प्लानिंग नहीं थी, पर एक एहसास था या कह सकते हैं भगवान जी की तरफ से होता नहीं, एक मार्ग दिखाया उन्होंने। मेरी जर्नी की स्टार्टिंग तब हुई जब मैं 2.5 ईयर्स की थी, और ज़ाहिर सी बात है इतनी छोटी उम्र का मुझे आज सच कुछ याद नहीं है, बट जो मेरी गुरु और मेरी मम्मा पापा बताते हैं, बेसिकली पहले स्मार्ट टीवीज़ तो होते नहीं थे, तो वो पुराने वाले टीवीज़ आते थे, राइट। तो उसमें जो दूरदर्शन चैनल था, तो मैं जब भी रिमोट चलाती थी तो एक आदत थी कि उस पे वो जो टाइम स्लॉट होता था ना जिस पे क्लासिकल डांस वगैरह आते थे, तो मैं उस पे हमेशा रुक जाती थी। एंड पहले तो मेरी फैमिली को लगा कि मे बी कलरफुल ड्रेसेस हैं और म्यूज़िक वगैरह है, तो इसलिए बच्चे अट्रैक्ट होकर रोक लेती है। बट फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैंने कोशिश करी उन स्टेप्स को कॉपी करने का। तब मेरी फैमिली को लगा, स्पेशली पापा को लगा कि मेरे अंदर कोई टैलेंट है मे बी, एंड हम कह सकते हैं कि भगवान जी चाहते थे मैं इस फील्ड में जाऊं। तो बस इसके 2-4 दिन बाद कोइंसिडेंटली एक वो शुरू हुआ, डांस क्लास जो मेरे घर के एकदम एकदम वॉकिंग डिस्टेंस में। वो एकदम स्टार्ट हुई, हार्ट एंड सोल है, मंदाकिनी बहुगुणा मैम द्वारा, और मैं उसकी फ़र्स्ट स्टूडेंट थी और अभी भी मैं भरतनाट्यम की शिक्षा वहीं से ले रही हूँ। तो वहाँ से एक्चुअली में मेरी जो डांस की जर्नी है वो वहाँ से स्टार्ट हुई। यानी कि 2.5 साल की उम्र से आपने शुरुआत की। जी। तो जो भरतनाट्यम की पढ़ाई और जो शिक्षा होती है वो कंप्लीट हो गई है कि अभी बाकी है? मेरा विशारद के जो 5 साल होते हैं वो हो गया है, और प्रभाकर के 6 साल होते हैं, और अभी क्योंकि मेरा 12th ख़त्म हुआ है, एंड जो लास्ट ईयर होता है 6th ईयर, उसमें 10th और 12th की मार्कशीट लगती है। तो बस मेरा एक और साल बचा है जो कि इस साल हो जाएगा। भरतनाट्यम तो आपका मेन पैशन, करियर कहेंगे या पैशन कहेंगे इसे आप? पैशन। 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 उसके साथ साथ आप कुछ मैंने एक मैं माँ हूँ, आखिर माँ हूँ। सॉरी, आखिर माँ माँ हूँ हूँ। लघु फिल्म में किया था, जी। आप एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हो। तो बेसिकली डांस को लेते हुए एक्टिंग में जाना है या एक्टिंग में ही करियर बनाना है?
आंटी मैं ये कह सकती हूँ कि जो भरतनाट्यम है वो मेरी रूट्स है, मेरा जड़ है। भरतनाट्यम मुझे डिसिप्लिन और डिवोशन, प्रेयर एक तरीके से है मेरे लिए भरतनाट्यम तो परमानेंट है। एक्टिंग इसके साथ मैं करती हूँ और करती रहूँगी। पर ये है कि डांस मेरा परमानेंट रहेगा और साथ में एक्टिंग के मार्ग में भी चलती रहूँगी। भरतनाट्यम जब शुरू किया, लखनऊ में बहुत गिने चुने लोग शायद करते हैं। जी। ये आपके खुद का इंटरेस्ट था या पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि भरतनाट्यम ही करना है, जो कि कथक भी है उसके साथ, तो कथक छोड़ के भरतनाट्यम में जाना, ये पेरेंट्स का डिसाइड किया हुआ था कि आपका खुद का इंटरेस्ट था ये? पहले तो क्योंकि मैंने कहा कि मैं 2.5 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट तो किया है। डिसीजन का तो कोई हक हाँ, नहीं है। एग्ज़ैक्टली। तो जब मेरे पापा ने सबसे पापा ही गए थे मेरे। तो जब उन्होंने बात करी मेरी मैम से, मंदाकिनी मैम से, तो उन्होंने हम लोग को गाइड किया। तो अभी जो मैं भरतनाट्यम की फ़ील्ड में हूँ, वो मंदाकिनी मैम की वजह से ही है। उन्होंने एकदम अच्छे से गाइड किया कि इसमें कैसे-कैसे सिखाया जाएगा, क्या-क्या इसकी शिक्षा है और कैसे इस जर्नी को स्टार्ट करना है। तो और फिर पापा को भी लगा कि क्यों ना कुछ यूनिक किया जाए, क्योंकि मैं भरतनाट्यम के ही स्टेप्स कॉपी करने की कोशिश करती थी दूरदर्शन से। तो पापा को भी लगा कि हाँ, ये कोई यूनिक चीज़ है, लखनऊ में इतना फेम है नहीं, तो क्यों ना इसी को स्टार्ट किया जाए। तो इस वजह से मैंने भरतनाट्यम स्टार्ट किया। एक्टिंग में कितना इंटरेस्ट है, मतलब एकदम दिमाग में फीड है कि एक्टिंग ही करनी है? एक्टिंग में मुझे आंटी है बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज़ मेरे अकॉर्डिंग जैसे डांस तो है ही, बट क्योंकि आपने एक्टिंग का सवाल पूछा है, तो एक्टिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें आप वो चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हो जो मे बी सोसाइटी बात ही नहीं करना चाहती है उस बारे में। आप कोई मूवी ले लो या कोई शॉर्ट मूवी भी अगर हम बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक्टिंग आपको एक नया किरदार जीने का मौका देता है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप उस किरदार को एक्चुअली में जी के कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। बहुत चीज़ें, अब अगर कुछ अवेयरनेस भी फैलानी है किसी छोटे से टॉपिक को लेके जो मे बी लोगों को ना पता हो, उससे भी हम एक्टिंग के ज़रिया को यूज़ कर सकते हैं उसको करने के लिए। तो मेरे लिए एक्टिंग, क्योंकि मुझे समाज सेवा भी अच्छी हाँ, आप लगती समाज है। सेवा भी करती हैं, आप जी, बहुत सारी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। जी। तो तो मेरे लिए एक्टिंग एक वो चीज़ है जिससे मैं बहुत सी चीज़ें लोगों को अवेयर कर सकती हूँ और बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो एक्टिंग भी मैं हमेशा कंटिन्यू करना चाहूँगी। पहली बार जब स्टेज पे परफॉर्मेंस किया था, जो मेमोरी हो, जिसकी हुँ। जैसे 2.5 साल की उम्र से किया, वो मेमोरी आई थिंक नहीं होगी। हाँ। लेकिन एज़ ए प्रोफेशनल हुँ। वो फीलिंग कैसी थी? लोगों का एप्रिशिएट करना, जी। मतलब डोमिनेट करने वाले हमारे समाज में ज़्यादा होते हैं, कमियाँ बताने वाले, जी, मोटिवेट करने वाले कम होते जी। हैं। तो ये सब थोड़ा एक्सपीरियंस अपना बताइए, कैसा रहा था? जब मैंने एक्चुअली प्रोफेशनली किया, और इट्स लाइक कि स्टेज मेरे लिए केवल एक स्टेज नहीं है या केवल एक जगह नहीं है जहाँ मैं परफॉर्म करती हूँ। स्टेज एक वो जगह है जो जिसको मैं माँ स्वरूप मानती हूँ। जब मैं स्टेज पे रहती हूँ, मैं केवल परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, मैं वो हर एक किरदार परफॉर्म कर रही हूँ जो उस समय मैं दिखा रही हूँ स्टेज पे। और स्टेज पे एक अपनापन जैसा लगा मुझे जब मैं गई ना, मुझे नर्वसनेस हुई ही नहीं। जब मैं गई, आई वाज लाइक ये तो बड़ा सही है, इसमें तो बड़ी मज़ा आ रही है। इट्स लाइक मैं खुद को बहुत ही फ्री होके रिप्रेज़ेंट कर पा रही थी। और फिर धीरे-धीरे बड़ी हुई तो स्टेज के साथ मेरा कनेक्शन कनेक्शन और बढ़ा। बढ़ता गया। बहुत कम उम्र से शुरू भी किया, तो पहली हाँ, परफॉर्मेंस किस एज में थी जो प्रोफेशनल थी? मेरे ख़्याल से 3 एंड अ हाफ़। तब से प्रोफेशनली हाँ, जहाँ तक परफॉर्म। मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद है मतलब। हाँ, तब मेरा प्रोफ़ेशनली स्टार्ट हो गया था। तो धीरे-धीरे ऐसे ही बड़ी होती गई और स्टेज से जो कनेक्शन है वो और बढ़ता गया। बहुत सी बार ऐसा भी हुआ कि हम लोग मान लीजिए किसी गाँव या कहीं गए हैं, तो वहाँ पे स्टेज नहीं है, बट एक बस ज़मीन है। तो मैं कह सकती हूँ ज़मीन ही हमारे लिए स्टेज है, धरती माँ के ऊपर नृत्य करना बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट है, एक फ़ॉर्म ऑफ कनेक्शन है मेरा स्टेज से। और फिर उसके बाद बहुत से लोगों ने प्यार दिया, बहुत से लोगों ने ब्लेसिंग्स दी। और इस जर्नी में सबसे बड़ा हाथ तो मेरे पेरेंट्स का है, मेरी फैमिली का है और मेरे गुरु का है, जिसकी वजह से कुछ भी हो सपोर्ट मेरे पास हमेशा है। मेरी फ्रेंड्स हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं। और इस जर्नी में बचपन से मैं ऐसे बहुत लोगों से मिली, हर स्टेज पे मिली जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अभी भी इनफैक्ट सपोर्ट करते आ रहे हैं और बहुत सी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। भरतनाट्यम भरतनाट्यम और फ्री स्टाइल में बैलेंस कैसे करते हो आप?
आंटी जब मैंने प्रोफेशनली थोड़ा-सा मतलब बचपन की बात है, तो उस टाइम पे मैं फ्री स्टाइल भी करती थी भरतनाट्यम के साथ। बट जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई एक तरीके से मैंने भरतनाट्यम को ही अपना मेन डांस समझा मतलब और दिल के करीब हाँ, भरतनाट्यम है। हाँ और फ्री स्टाइल धीरे-धीरे छूट ही गया एक तरीके से समझिए। फ्री स्टाइल बहुत सालों बाद मैंने स्कूल में स्टार्ट किया, जब स्कूल में इंटर स्कूल्स वगैरह होने लगे, तब मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ दोबारा फ्री स्टाइल स्टार्ट किया। तो जब मुझे फ्री स्टाइल से कनेक्ट होने का दोबारा मौका मिला, तो मैंने उसको जाने नहीं दिया। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे हम और काफ़ी हम जीते इंटर स्कूल्स में, बहुत जीते, हर इवेंट में जीते। बट हाँ, भरतनाट्यम को ही मैंने अपना वो माना है और अभी भी माना है, हमेशा मानती रहूँगी। आपकी जो लघु फ़िल्म थी आखिर माँ हूँ, हुँ, इसको 84 मिलियन। मिलियंस व्यूज़ मिले थे। इसका एक्सपीरियंस कैसे था? ये काम कैसे मिला? कैसे लगा कि नहीं ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है? आपने डिसाइड किया या पापा ने डिसाइड किया या किसी और ने डिसाइड किया कि नहीं ये करना चाहिए? इसकी एक्चुअली बहुत अच्छी कहानी है। जो आखिर माँ हूँ, ये हमारी सोसाइटी की एक वो पार्ट दिखाता है जिसके बारे में बहुत लोग बात करते ही नहीं हुँ। हैं और अगर बात करते हैं तो उस लेवल पे नहीं करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये हमारा जो किन्नर समाज है, जो भी हमारी आंटी हैं, हमारी दीदी हैं, उनकी जो एक ममता का जो भाव है ना? उसको कवर करती है ये मूवी। तो ये मूवी पायल आंटी ने पीएफ प्रोडक्शन द्वारा बनाई गई है और पायल आंटी भी इसी समाज में हैं। और वो मुझे बचपन से देख रही हैं, उन्होंने बड़ा होता हुआ मुझे देखा, अभी भी मेरे साथ हैं। तो जब उन्होंने ये चीज़ डिसाइड करी कि हम ये मूवी बना रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और क्योंकि इतने अच्छे से हम एक-दूसरे को जानते हैं और एकदम बहुत क्लोज़ हैं, एकदम कम्फर्ट ज़ोन हो हाँ, जाता है काम कम्फ़र्ट ज़ोन करना। है। हम कहीं भी जा रहे हैं, हम उनके हुँ। घर भी गए बहुत बार ऐसे ही मिलने। तो उन्होंने जब कहा तो मुझे, पापा और सबको बहुत खुशी हुई क्योंकि ये एक लाइक आई सेड वो पार्ट है जिसके बारे में लोग नहीं बात करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रही हूँ। तो मैंने ये चीज़ चूज़ करी और फिर ये स्क्रिप्ट बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट है कि हमारे समाज में जो जैसे गरीब फैमिली होती है, उसमें बच्चे वगैरह होते हैं, तो इसमें जैसे जो पिता हैं, वो शराब के नशे में रहते हैं और जो वाइफ़ है उनकी, वो जो मेरी मम्मी का मतलब रोल कर रही हैं, वो काम करती हैं पर जुए के लिए पैसा वगैरह ले लेते हैं और फिर जो बच्चा होता है सबसे छोटा, यानी कि जो मेरा छोटा भाई है, उसको बेच देते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे करके स्टोरी है, पर फिर कई जैसे-तैसे वो जो बच्चा है, वो एक किन्नर समाज में एक आंटी को मिलता है और किस प्रकार उनके अंदर की जो माँ की भावना है, वो बाहर निकल के आखिर आती माँ है, आखिर माँ हूँ। तो वो माँ की भावना जो वो ऐसे व्यक्त नहीं कर सकती हैं, पर उनके पास जब एक बच्चा आता है, वहाँ पे वो अपनी भावना व्यक्त कर पा रही हैं और उसी में मेरी जो माँ है, वो भी तड़प रही है अपने बच्चे के लिए, उनका बच्चा कहाँ गया है, उनके जो हस्बैंड है वो भी गायब हैं, उनकी बेटी है यानी कि मैं भी परेशान हूँ, मेरा भाई कहाँ है। तो इस पूरे उसको ऐसे स्टोरी ली गई है। आई विल रियली सजेस्ट कि सब उस मूवी को देखें, पीएफ प्रोडक्शन द्वारा है। आप सर्च करेंगे कि आखिर किन्नर बनी माँ कैसे, तो उस पे वो आएगा और हमने जब वो मूवी देखी थी पहली बार रिलीज़ होने से पहले, तो आई फ़ील सबकी आँखों में आँसू थे क्योंकि इट्स सच अ ब्यूटीफुल नहीं कॉन्सेप्ट। मतलब बहुत इमोशनल स्टोरी है, बहुत एग्ज़ैक्टली, तो इमोशनल है। डेफ़िनिटली एवरीवन शुड वॉच इट। आपको 200 से ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। मैंने फ़ेसबुक पे भी आपके देखा आई थिंक अब आपके घर में ट्रॉफ़ी वगैरह रखने की अब जगह नहीं बची होगी ना? जी, पूरा कमरा मोमेंटो भरा हुआ है। ट्रॉफ़ी रखने की जगह मैंने बहुत पहले ही देखा था पूरा भरा हुआ था। जी। तो 200 से ज़्यादा आपको अवार्ड मिले। सबसे ज़्यादा किस अवार्ड को मिलने पे खुशी हुई थी कि हाँ, मेहनत सफल गई, इतने सालों की तपस्या? मेरे लिए सारे ही अवार्ड बहुत मायने रखते हैं क्योंकि हर अवार्ड के पीछे एक कहानी है, लोगों का प्यार है और उन्होंने मुझे समझा कि मुझे इस अवार्ड के मैं काबिल हूँ, तो मुझे अवार्ड दिए गए हैं। सारे अवार्ड मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। पर अगर मैं बात करूँ कि कौन से अवार्ड्स मेरे दिल के सबसे करीब हैं, तो सबसे पहले होगा अटल सम्मान जो मुझे 2018 में हुँ, मिला था संसद भवन में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। हुँ, हुँ। वो मेरे लिए बहुत मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है वो अवार्ड, क्योंकि सबसे पहली चीज़ पार्लियामेंट के अंदर जाना। वही मैं पूछने वाली भी थी कि संसद में सम्मानित होना वो कैसे डिस्क्राइब किया? क्या फीलिंग थी उस समय? एंडी वो फीलिंग मैं कभी डिस्क्राइब कर ही नहीं पाऊँगी। वो इतना प्राउड मोमेंट था, इतना प्राउड मोमेंट था, क्योंकि आप जब पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हो, वो भी सम्मान के लिए आप पार्लियामेंट में जा रहे हो, बहुत बड़ी बात होती बहुत है। और 2018 में मैं आई गेस 10-11 साल की रही हुँ, होंगी, तो वो और बड़ी बात है और प्राउड मोमेंट है। एंड केवल इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पार्लियामेंट में अवार्ड मिल रहा है, इसलिए भी क्योंकि उनका जो अवार्ड का क्राइटेरिया था, वो मेरे लिए स्पेशली चेंज किया गया था थोड़ा-सा, बिकॉज़ वहाँ पे जो अवार्ड जिनको मिलता था वो थे जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, ओल्ड एज में हैं, उनको सम्मान के लिए था। बट वहाँ पे जब सबने मेरी प्रोफाइल देखी एंड दे वर लाइक कि मुझको देना चाहिए अवार्ड,
तब उन्होंने हल्का सा क्राइटेरिया चेंज किया कि इस बार के लिए हम चेंज करते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि गिन्नी को सामान मिले। तो जब मैं गई वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ पे केवल इकलौती बच्ची थी, बाकी सब इतने एक्सपीरियंस्ड लेडीज़ एंड जेंटलमैन थे मैं कहूँ, और उन सब दादाजी और दादी जी के बीच में मैं अकेली छोटी सी बच्ची बैठी हुई हूँ सम्मान के लिए। तो बहुत प्राउड मोमेंट था वो मेरे लिए। आपका गिनी फाउंडेशन भी है, उसके तहत आप लोग क्या काम करते हैं? आंटी गिनी फाउंडेशन अभी एज सच ऑफिशियल नहीं है, बहुत जल्द मैं उसको ऑफिशियल बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी एज नहीं थी ना। ओके, हाँ। तो अब क्योंकि मैं 18+ हो गई हूँ, तो अब मैं उसको बहुत जल्द ऑफिशियल बनाऊंगी। बट अगर मैं बात करूँ इसके पीछे की इंस्पिरेशन या प्रेरणा की, तो वो हमेशा दिल से आता है कि दिल से हमें क्या करना है। और मैंने हमेशा सोचा था कि अगर मैं कोई NGO बनाऊंगी या कुछ भी करूँगी इसमें, तो इट हैज़ टू बी समथिंग जो मैं लोगों के लिए करूँ और बेज़ुबानों के लिए करूँ, जो ज़रूरतमंद हैं, बेज़ुबान जानवर हैं उनके लिए। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि उनकी आवाज़ अनसुनी रह जाती है। जब और इंसानों की नहीं सुनी जाती है तो बेजुबानों की कौन सुने? एग्जैक्टली स्ट्रीट डॉग हुए, एग्जैक्टली गाय हुई, उन लोग की तो बहुत बुरी और मेरी स्थिति है। लाइफ में ऐसे स्पेशली एनिमल्स के साथ बहुत एक्सपीरियंस रहे हैं, जिनकी वजह से मेरे अंदर उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनके लिए कुछ करने के लिए होता नहीं एक वो जागा कि मुझे कुछ करना है इनके लिए। वो एक, मुझे लगता है ना, जानवरों से प्रेम एक इंटरनल फीलिंग है, वो सबके एग्जैक्टली अंदर नहीं आ सकती, जी। वो जिसके भीतर है उसी को आएगी। तो अदरवाइज कोई कुत्ता नाली में गिर जाता है, कुछ होता है, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन जिसको रुकना है वो रुक के निकालने की कोशिश वही करेगा। चीज़। तो मेरे ऐसे बहुत एक्सपीरियंस रहे जानवरों के साथ बचपन से कि मुझे कुछ करना है इनके लिए। फिर बहुत से लोगों से मुलाकात हुई ऐसे ना, जैसे सबसे पहले जो मेरे मन में आया कुछ समाज के लिए करने के लिए, इट वाज़ मेरा बर्थडे था और मैं जा रही थी, तो मैंने बस केक वगैरह लिया था अपना, मैं कार में बैठी थी और घर जा रही थी। तो मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है, वो बैलून वगैरह बेच रहा है और सबसे कह रहा है। तो उस दिन जो मुझे हिट हुआ ना कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, और अगर मैं प्रिविलेज्ड हूँ और मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में भी हूँ जहाँ मैं लोगों से बात कर पाती हूँ, तो अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं क्यों ना करूँ। तो मैं काफ़ी इमोशनल भी हुई थी उसको लेके। तो फिर मैंने पापा से बात करी कि पापा मुझे कुछ करना है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अच्छा, उस समय ये था कि हमें पता नहीं था कि हम कैसे इसको स्टार्ट करें। तो हम सत्या आंटी को जानते थे, तो उन्होंने जो विशाल अंकल हैं जो कि मेडिकल कॉलेज में जो बच्चों को लोगों को खाना प्रोवाइड खिलाते हैं, कराते हाँ। हैं जो। तो उनसे मेरी मुलाकात करवाई। तब मैं उनसे मिली, तो उन्होंने मुझे एक ज़रिया दिखाया कि हाँ, यहाँ पे मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे डांस से जो मुझे वो जो प्रोफेशनल मनी वगैरह मिलता है, उसका 30% मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी बात है। करना शुरू किया। तो वहाँ पे जो कैंसर के बच्चे वगैरह थे, छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए कभी खिलौने ले जाना, कभी ट्राईसाइकिल्स ले जाना, कभी किताबें ले जाना, या कुछ नहीं तो उनके पास टाइम स्पेंड करना, वो मैंने करना शुरू किया। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लगी मुझे, और उनके छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पे जब वो हंसी देखी ना कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं बट स्टिल दे आर स्माइलिंग एंड आर हैप्पी, तो मुझे लगा कि हाँ, आई शुड डू समथिंग। फिर धीरे धीरे और अभी चल के फिर गिनी फाउंडेशन ऐसे स्टार्ट हुआ। गिनी, आपकी बहुत उम्र नहीं है, अभी आप बच्चे ही हो, बच्चों के लिए सोच रहे हो, भरतनाट्यम को भी टाइम देना, एक्टिंग को भी देखना, पढ़ाई भी करना, खुद के लिए खुद का पैशन क्या, खुद का शौक, एक प्रोफेशनल के अलावा, जैसे कि आप बहुत स्ट्रेस में हो तो डांस करके आप स्ट्रेस रिलीज कर लेते हो, लेकिन हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए होता है, कोई चीज़ अच्छी लगती है, जैसे किसी को कुकिंग का शौक, किसी को अच्छा खाने का शौक होता है, किसी को पढ़ने का शौक होता है कि कुछ नॉवल ही उठा लिया, अच्छा पढ़ लिया। तो एक एंटरटेनमेंट का पार्ट सबको चाहिए, वो समय मिलता है? हाँ, मिल जाता है मुझे। जब इवेंट्स वगैरह नहीं होते हैं कभी कभार, तो मुझे मिल जाता है खुद के लिए वो टाइम। शौक क्या है? वो शौक कभी मूवीज़ देखना हो गया, या कोई अचानक से ना मुझे लगता है, अगर जैसे कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज वगैरह जानना, या कुछ भी ऐसा, मतलब हिस्ट्री का पार्ट हो गया, कोई भी ऐसा पार्ट हो गया जिससे मुझे इंटरेस्ट आ गया, तो मैं पूरे दिन उसी के बारे में सर्च करूँगी। अच्छा, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। या फिर स्केचिंग करना, क्राफ्ट करना, दोस्तों मिनिएचर्स के साथ बनाना। टाइम कितना स्पेंड होता है? दोस्तों के साथ दोस्त हैं भी कि नहीं? बिल्कुल है आंटी, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मस्त से। कुछ भी होता है, दे आर देयर टू सपोर्ट मी। दे नो कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, इधर जाना है उधर जाना है, कभी कुछ कभी कुछ। दे मेक श्योर कि आई एन्जॉय माई लाइफ। कभी हम हैंग आउट करने, जैसे टाइम मिला, अब एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हुए तो हम फिर जाएंगे हैंग आउट करने, या स्कूल में भी अगर हम लोग हैं तो साथ में बैठना, बातचीत करना, कोई प्रोग्राम है स्कूल का तो उसमें प्रिपरेशन करना, हर चीज़ करना, कॉल करना, क्या पता है आज ये हुआ, पता है आज वो, आज हमने ये किया, आज हमने वो किया। और मान लीजिए कभी इवेंट की वजह से या शूट की वजह से मेरा
मेरा स्कूल मिस हो गया, तो हर एक चीज़ मुझे बताना कि आज स्कूल में ये चीज़ हुई है, ये होमवर्क मिला है या ये काम हमें करवाया है, तो मुझे वो हर चीज़ बताते हैं। तो आई थिंक आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव द फ्रेंड्स दैट आई हैव, बिकॉज फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है लाइफ में, एंड आई हैव अमेजिंग फ्रेंड्स। प्रोग्राम्स के चलते, स्टेज परफॉर्मेंस, सब चीज़ों की वजह से पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब होती होगी थोड़ा तो। नहीं, आंटी ये है कि टाइम मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों की वजह से टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाते हो। तो जब मेरा एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो उससे 1 महीना पहले एकदम सब बंद। मैंने एक चीज़ देखा है, इसलिए मैं ये पूछना चूँकि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, साथ में आप बिज़ी भी रहते हो। ऐसा नहीं कि आप लगातार 2000 परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस आसान नहीं होता है। जी, यानी कि आपका ये मतलब रूटीन में है ये। जी, कोई ये नहीं कि महीने का 1 कर लिया, 2 कर लिया, ऐसा नहीं है। रूटीन है तब 2000 परफॉर्मेंस जी। बना है और उसके साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हो। तो ये सामंजस्य बिठाना आसान है। बहुत से लोगों का, जैसे बच्चे जो खेलते हैं, उनका होता है कि अरे यार पढ़ाई ये दोनों साथ में नहीं हो सकती। बहुत लोग एक्सक्यूज़ देते हैं। हुँ। तो मैं इसीलिए जानना चाहती हूँ, ये सामंजस्य कैसे मतलब एक बना के रखा है कि नहीं पढ़ाई भी करनी है, वो भी करना है, पढ़ाई का यदि क्लास छूटा तो उसको कैसे मैनेज किया? ये मैं कुछ बच्चे जो दिमाग में चलता है ना कि यही करना है तो छोड़ो। मोस्टली आजकल तो फिलहाल इंडस्ट्री में देखा जाए तो बच्चे पढ़ लिख के आ रहे हैं। पहले तो पढ़ते ही नहीं थे कि यही करना है तो क्यों पढ़ाई करना? एंड आई थिंक क्योंकि देखिए एजुकेशन हमारी पर्सनालिटी को फॉर्म करता है। ये केवल, और हमें वो बहुत चीज़ सिखाता है कि हमारी हिस्ट्री में क्या चीज़ें हुई हैं, हमारे फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, एंड इसलिए एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। आप कुछ भी करो फील्ड में, आप डांस में जाओ, सिंगिंग में जाओ, क्रिकेट में जाओ, आप कुछ भी करो अपनी लाइफ में एज अ करियर, बट एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर मुझे लाइक आई सेड टाइम मैनेजमेंट, तो 1 महीना पहले एकदम सब बंद हो जाता है। कोई परफॉर्मेंस नहीं, कुछ नहीं, केवल पढ़ो चुपचाप एग्ज़ाम के लिए। तो मैं पूरा अपना 1 मंथ केवल पढ़ाई को देती हूँ एग्ज़ाम से पहले, और वो एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं फिर मेरा शुरू हो जाता है वही सेम रूटीन। 15 साल की आपकी जर्नी हो गई होगी आई थिंक भरतनाट्यम शुरू होने से। हाँ, 2.5 साल की उम्र से 15-16, हाँ। 15-16 साल। इस दौरान ऐसा कभी आया, हालाँकि पापा साथ में हैं तो आपको तो परेशानी आपके पास तो आई ही नहीं होगी। जी। चूँकि फादर रहते हैं तो परेशानियाँ वो खुद पे ओढ़ लेते हैं। क्या कभी ऐसा पल आया कि लगा कि नहीं यार छोड़ो ये सब? कभी कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ तो कभी सबके साथ होता है कि एक बार मन भागता है कि आसान नहीं है जर्नी। चूँकि आप कोई चीज़ जब फुल टाइम उसको देते हो तो एक करियर भी देखता है ना कि हम इससे आगे हमारा करियर कितना सुरक्षित है। हुँ, हुँ। तो क्या अभी कभी ऐसा कुछ आया, ऐसा पल कि नहीं प्रोग्राम मिलना, चीज़ें इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है, ये भी तो आप देखते हो ना कि अपॉर्चुनिटी कितनी है। तो कभी लगा कि कुछ ऐसा लगा कि नहीं छोड़ दो, छोड़ो? नहीं आंटी, जो भरतनाट्यम है या जो डांस की मेरी जर्नी है, वो तो बाद में एज़ अ करियर मैंने चूज़ किया। जब मैं उसको पहले सिर्फ सीख रही पैशन थी, था, बस हाँ, सीखना है। बस सीखना है, क्योंकि इट वाज़ अ सेंस ऑफ एक्सप्रेशन। अगर मैं कुछ चीज़ नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ या बहुत स्ट्रेस है किसी भी चीज़ का, पढ़ाई को लेके, इसको लेके, उसको लेके, तो अगर मैं डांस कर रही हूँ, आई एम एबल टू रिलीज़ इट। इट्स लाइक केवल डांस एक केवल होता नहीं है, मेरे लिए पैसे कमाने का ज़रिया कभी है ही नहीं। अगर मैं पैसे अभी कमा भी रही हूँ, अगर फ्यूचर में कमाऊँगी भी, वो मेरे लिए कभी पैसे कमाने का ज़रिया है ही नहीं। इट्स अ प्रेयर फॉर मी, इट्स अ डिवोशन फॉर मी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं परफॉर्म करती हूँ, आई लूज़ माई सेल्फ। मतलब उस समय मैं गिनी नहीं कर रही है परफॉर्म, वो मेरी आत्मा कर रही है स्टेज पे परफॉर्म, जो कि परमात्मा से कनेक्ट हो रही है। ऐसा कहा भी जाता है कि जब स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो तो नटराज स्वयं आपके साथ नृत्य यस, करते यस। हैं। तो मैंने हमेशा डांस को वही मान के चला है कि ये एक ज़रिया है, जब मैं डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने कभी सोचा ही नहीं कि क्या करियर ऑप्शन है, क्या शायद नहीं है। इसीलिए इतनी इमोशनल भी हो कि बेजुबानों की प्रॉब्लम हुँ, भी समझ सकते हो, जी, क्योंकि हर कोई नहीं समझ क्योंकि पाता आप ना। जब कुछ किरदार प्ले, मान लीजिए मैं कोई इमोशनल कुछ प्ले कर रही हूँ, कुछ दिखा रही हूँ, जैसे जब मैंने द्रौपदी चीरहरण हुँ। दिखाया था अपने परफॉर्मेंस के थ्रू, तो हर एक किरदार मैं अकेले कर रही थी। दुर्योधन, दुशासन, श्री कृष्ण, द्रौपदी, सबका किरदार मैं अकेले कर रही थी। तो जब मैंने वो पहली बार किया, वुमेंस डे पे मैंने किया था दिल्ली में, तो जब मैंने परफॉर्मेंस ख़त्म किया, मैं नीचे उतरी, जितने वहाँ पे लोग थे सबकी आंखें नम थी, बहुत सी वहाँ पे आंटी थी, सब रोने लगी। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया। तब जब उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आपकी परफॉर्मेंस थी, मैं एक्चुअली में लगा वो चीज़ हो रही है, तो तब मुझे लगा कि हाँ, जो मेरा सेंस है ना कि मैं उस किरदार को जीती हूँ। इट्स नॉट कि मैं कर रही हूँ, वो किरदार ही मैं पेश करने की कोशिश करती हूँ, कि ताकि सामने इंसान को वो चीज़ फ़ील हो सके जो मैं दिखाना चाह रही हूँ। तो तब मुझे लगा कि हाँ। थोड़ा एक्टिंग की तरफ चलते हैं हम। जैसे टारगेट तो ऑब्वियसली बॉलीवुड ही होगा। ऑब्वियसली वही होता है भाई, आखिरी मंजिल तो वही होती है कि बॉलीवुड में। चूँकि आप इमोशनल हो, आपके अंदर सोशल वर्क का भी जज़्बा है कि मुझे सोशल वर्क भी करना है।
तो वहाँ प्रायोरिटी किस टाइप के चीज़ों को देना है कि कॉमर्शियल सिनेमा, कॉमर्शियल कैसा है आपको भी पता है, वहाँ कॉमर्शियल मतलब एक दमदार रोल मिलना, कॉमर्शियल में महिलाओं के लिए बड़े कम ही लिखे जा रहे, अब तो थोड़ा चेंज हो रहा है। जी। तो वहाँ किस क्या प्रायोरिटी लेके आप चल रहे हो कि किस तरह के सिनेमा में जाना है? अगर आंटी मुझे किसी भी फ़िल्म में अच्छा रोल मिलेगा, मैं वो बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहूँगी। क्योंकि अभी आपने जो लघु फ़िल्म की वो बहुत इमोशनल स्टोरी है। जी, जी। तो मेरा तो यही है कि मैं कुछ ऐसी स्टोरी ही एक्सेप्ट करूँ जिससे समाज एक बार क्वेश्चन करे अपनी सोच को कि जो हम कर रहे हैं इज़ दैट राइट और रॉन्ग। वो मेरा मेन सोशल मैसेज रहेगा। देने वाली एग्ज़ैक्टली, वो मूवी। मेरा मेन रहेगा। बट आई वुड लव टू डू है ना ऐसे और भी रोल्स। अच्छा, लाइक आई सेड आई लव वॉचिंग मूवीज़ वगैरह, तो ना थ्रिलर और ऐसे मर्डरस मूवी मैं और पापा हमारा फेवरेट है, हम ना दिन भर वहीं देखते हैं साथ में बैठ के। तो इट्स लाइक कि इफ़ आई एवर गेट अ चांस टू एक्चुअली प्ले अ रोल ऐसे थ्रिलर या इस टाइप की मूवी में, आई वुड लव टू डू इट। मतलब हाँ ही है उस पे तो। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? बहुत सारी है मेरी फेवरेट अब एक्ट्रेसेस। मेरे भी जैसे जो लोग परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं मेरे फेवरेट हो जाते हैं, फिर हाँ। परफॉर्मेंस खटारा हो गया तो बेकार हो गए। मेरे लिए सभी फेवरेट हैं, डिपेंड्स कि उन्होंने कैसा रोल किया फिर भी है। एक कभी चलता होगा ना कौन सा डायरेक्टर्स की फिल्म ऐसी हिट करती है कि हाँ इस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए, उनकी मूवी बहुत, जैसे मैं अपनी मतलब क्राइम थ्रिलर में जाऊँ तो मुझे दृश्यम से अच्छी मूवी आज तक कोई नहीं लगी। और लिटरली मैं जल्दी राइटर्स कभी नहीं देखती हूँ कि मैं मूवी देखती हूँ, राइटर्स तो कोई जल्दी पूछता भी नहीं कौन लिखा होगा, क्योंकि मोस्टली लोग एंटरटेनमेंट के लिए बैठते हैं। राइट, राइट। लेकिन दृश्यम मूवी देखने के बाद ना, जब मैं फर्स्ट वाला पार्ट देखा, मैंने पहले राइटर देखा किसने ये लिखी थी, किसके जी। दिमाग के उपज थे। फिर दृश्यम 2 भी देखा, तो वहाँ एक दिमाग में राइटर कौन है, फिर डायरेक्टर कौन है। ऐसे बहुत से डायरेक्टर्स हैं, नॉट ओनली फ्रॉम बॉलीवुड बट एक्चुअली फ्रॉम लाइक टॉलीवुड साइड से, मैं वो साउथ हाँ तो इंडिया के साइड जबरदस्त से। है भाई, मैं तो कहूँगी करियर उधर ही बनाओ। वहाँ तो वहाँ वहाँ पे मैं जितने डायरेक्टर का वहाँ नाम लूँ वो लड़कियों के कम लिए है। लड़कियों के लिए रोल्स क्या लिखे जाते हैं यार, एग्जैक्टली, क्या बराबर वेरी इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग होती है वुमेन। वहाँ, हीरो मतलब स्ट्रॉन्ग रोल है लड़कियों का। स्ट्रॉन्ग वुमेन लिखा जाता हम्म, है वहाँ पे, जो कि मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो खुद भी बहुत पसंद है, उधर ही एग्जैक्टली करना। हाँ, आई वुड लव टू डू इट। मैं और पापा लाइक है, हमने बॉलीवुड मूवी से ज़्यादा एक्चुअली मतलब साउथ इंडियन की मूवीज अभी देखते तो हैं। हर जगह वही ट्रेंड है, मतलब बॉलीवुड तो एग्जैक्टली। इक्का दुक्का आ जाए हिट तो बहुत बड़ी बात है, उसमें भी बेसिर पैर वाली बात हो जाती है, एंड लेकिन वहाँ वहाँ की तो पे कोई भी मूवी देखने बैठ जाओ एंड जो भी लाइक होते हैं नहीं थ्रिलर मूवीज वगैरह हम लोग क्योंकि देखते हैं, तो वहाँ पे बहुत यूनिक स्टोरीज होती बहुत हैं। यूनिक। आप शुरू से शुरू होते हो बधे रहते हो, लास्ट वही तक क्या होगा पता ही नहीं चलता, आप हट ही नहीं वही सकते, एक सेकंड भी आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। एग्जैक्टली आपको क्योंकि कहाँ कहीं भी प्लॉट आ सकता हाँ, है, अनएक्सपेक्टेड प्लॉट आ सकता है। हाँ अनएक्सपेक्टेड है, होता है क्या हो रहा है, हाँ, तो आप जिसका बाद भी में नाम गुत्थी लो कम है। सुलझती एंड है देन चीजें। एक्शन मूवीज भी बहुत अच्छी होती है। तो आप जो भी डायरेक्टर लो, सबका इतना यूनिक काम है कि आप किसी एक डायरेक्टर चूज कर ही नहीं सकते हो कि आप किसको चूज करो स्पेसिफिकली। आई लव सबका वर्क। यानी थोड़ा आगे की योजनाओं पे कि आगे के क्या क्या प्लान्स, अब इंटरमीडिएट पढ़ाई खत्म हो गई, अब आगे पढ़ाई किस दिशा में जानी है, अब एक करियर इंटरमीडिएट बात, एक प्रोफेशनलिज्म दिमाग में आने लगता, तो पढ़ाई क्या शेप एक करियर को कैसे देने वाले हो आप? आंटी मैंने सोचा है कि मैं मास कम्युनिकेशन करूँगी फ्यूचर में। डांस एंड एक्टिंग मतलब कंटिन्यूएशन में रहेगा फॉर एवर, वो तो मतलब फॉर एवर है। बट मास कम्युनिकेशन मेरा रहेगा साथ में, बिकॉज अब हम और प्रैक्टिकली चीज़ें सीखते हैं। तो जो मास कम्युनिकेशन है उसको मैं ज़रिया यूज़ करूँगी उसको कि एज फॉर्म ऑफ अवेयरनेस, जैसे मैंने कहा था ना, ये डॉक्यूमेंट्रीज हो गई या और आजकल सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए। तो आई वुड लव कि मैं लोगों को छोटी से छोटी चीज़ों में या बड़ी से बड़ी चीज़ों पे अवेयरनेस करूं, या कोई ऐसी स्टोरी लूं जो कि काफ़ी अच्छी हो और उसको मैं लेकर आऊं। तो फ्यूचर में तो मेरा मास कम्युनिकेशन एज अ स्टडी अच्छा, करना है। ऐसे मतलब और जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, भरतनाट्यम सीखते हैं, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, कितनी अपॉर्चुनिटी है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से? बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप ढूंढो तो आपको सब मिल सकता है। आप आजकल ये भी है कि डांस इज़ अ इट इज़ यूज एज अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन उन बच्चों के लिए जो मेंटली उनको कुछ प्रॉब्लम है, चाहे ऑटिज़म हो या डाउन सिंड्रोम के बच्चे हों, उनके लिए आप कर सकते हो कुछ। उससे अच्छा क्या हो सकता है? मतलब लाइक आई सेड, मंदाकिनी मैम जो मेरी हैं गुरु, तो उन्होंने वो चेतना में टीचर हैं, तो उन्होंने मुझे जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं और जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि इस फील्ड में तुम हो क्योंकि, तो तुम उनकी हेल्प कर सकती हो एज अ टीचर, एज अ डांस टीचर एज वेल। और क्योंकि वो जो डांस है इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये जो बच्चे हैं ये खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
तो आप इसमें जा सकते हो, मेडिकेशन की फील्ड है, इसमें एज अ मेडिसिन यूज़ हो रहा है डांस, सिंगिंग वगैरह। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑफिशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जितना सर्च करो आपको उतना मिलेगा, स्पेशली आज के टाइम में। 15 साल की जर्नी का सबसे यादगार पल कौन सा है? मेरे लिए हर पल यादगार है, बिकॉज़ हर जगह नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नए लोग मिलते हैं, नई नई कहानियाँ जानने को मिलती है, और हर एक इवेंट नया एक्सपीरियंस लेकर आता है। एट द सेम टाइम जो स्ट्रगल्स हुए हैं लाइफ में, उससे भी बहुत चीज़ सिखाई हैं कि फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन। इवन इफ़ यू आर फॉलिंग, यू हैव टू गेट अप, लर्न फ्रॉम इट, ग्रो फ्रॉम इट एंड मूव ऑन। अगर आप हल्का सा कुछ हुआ, अगर आप बैठ गए, तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। उतार चढ़ाव तो आता ही है। एग्जैक्टली, वो ये कोई कहे कि मेरी बड़ी स्मूथ चली है, दैट इज नॉट जो पॉसिबल। बॉलीवुड में बैठे हुए हैं, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, जिनके बच्चे, उनके भी जीवन में उतार चढ़ाव आता है। जो कितने भी मौके हों, कितने भी अपॉर्चुनिटी, लेकिन उतार चढ़ाव आता है। जरूरी नहीं कि आपका हर परफॉर्मेंस, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा होगा। कोई परफॉर्मेंस एग्जैक्टली, एकदम मतलब ब्लास्ट कर देता लोग एकदम, लेकिन कभी कभी मूड ही अपना होता है, उस तरह हम करना चाहे भी नहीं कर पाते हैं। तो ये शायद उतार चढ़ाव जर्नी इसी को कहते हैं। जी। गिनी, अभी आपकी उम्र कम है, अभी तो आपका बहुत लंबा सफ़र तय करना है। फिर भी इन 15 सालों में एक, आप जब से होश संभालो तब से काम कर रहे हो, यदि हम सक्सेस को डिफाइन करने को बोलें, आप सक्सेस क्या मानते हो? सक्सेस क्या है? आंटी, मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस वो है जो आपको ना, लाइक यू हैव टू स्टे डाउन टू अर्थ। पहली चीज़, सक्सेस एक वो चीज़ है जो आपको बहुत स्ट्रगल के बाद मिलेगी। एंड आपको लगता है ना सक्सेस में बहुत पैसे कमा लेना या बहुत फेमस हो जाना, मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस की वो डेफिनेशन नहीं है। सक्सेस मीन्स अगर आपने कुछ अच्छा किया हो विद योर लाइफ, इफ़ यू हैव एक्चुअली डन समथिंग फॉर द पीपल, आप जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया हो थ्रू आउट योर लाइफ, जिन्होंने आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो लाइफ में, अगर आप एक बहुत ही फेमस टाइप की चीज़ में हो भी नहीं, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, एंड इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर द पीपल, दैट इज सक्सेस। अगर लोग आपको प्यार कर रहे हैं, अगर आप कुछ नहीं, अगर आपने एक इंसान के चेहरे पे खुशी भी ले आए ना, दैट इज सक्सेस, दैट इज सक्सेस फॉर यू। आपका ड्रीम रोल क्या है? मेरा ड्रीम रोल आंटी ये है कि मैं कुछ ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग रोल करूं कि जिससे जो लोग हैं वो कोई किसी चीज़ को तो क्वेश्चन करें, लाइक अपनी सोच को क्वेश्चन करें, समाज को क्वेश्चन करें, या किसी चीज़ को सोचने में मजबूर हो जाए। मुझे इतना कोई स्ट्रॉन्ग रोल करना है, तो आई होप कि इन द फ्यूचर मैं कोई ऐसा रोल कर पाऊँ। आपको मोटिवेशन किससे मिलता है? आप मोटिवेट किससे होता है? पॉजिटिव रहना जीवन में आज के ज़माने में सबसे बड़ी चुनौती है, पॉजिटिव रहना। इतना नेगेटिव एटमॉस्फेयर है ना, आपकी कमियां बहुत गिना दिया जाएगा, आप क्या अच्छा करो ये कोई नहीं बताने वाला है। आपकी कमियां बताएंगे, क्या करना ये कोई नहीं बताएगा। तो मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? आंटी, मेरे लिए तो आई थिंक मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई पर्सनालिटी। अगर बात रही मोटिवेशन वगैरह की, तो यही है कि मैं बहुत इजी तरीका बताऊंगी जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ अपने लिए। आजकल के टाइम पे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे, और बहुत से लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ों पे ना कंपेयर करने लगे हैं खुद को, कि अरे यार ये कितनी खूबसूरत है, ये कितना अच्छा है, मैं ऐसी हूँ। तो अगर कोई और कंपेयर नहीं भी कर रहा है, हम खुद ही ओवरथिंक करके खुद को कंपेयर करने लगते हैं। तो वन थिंग दैट आई ऑलवेज फॉलो, आई नेवर कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स। मुझे ये चीज़ मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि बहुत सारे लोग मुझसे बहुत अच्छे होंगे इस दुनिया में, और बहुत वाइज होंगे, बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे, बट देर इज़ नो वन लाइक मी। मैं उनकी तरह एक्सपीरियंस नहीं जी सकती हूँ, और ना ही वो मेरी तरह एक्सपीरियंस जी सकते हैं। आई एम एन इंडिविजुअल। अगर हम अपनी इंडिविजुअलिटी और अपने यूनिकनेस को एम्ब्रेस करना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा। हम ओवरथिंक करते हैं, इतना ओवरथिंक करते हैं कि हम एकदम नेगेटिव हो जाते हैं कि यार हल्का कुछ हुआ, फेलियर हुआ, हमने एकदम गिव अप आजकल कर तो दिया। सबसे बड़ा चैलेंज है सोशल मीडिया से ही मैनेज करना। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा चैलेंज है। एक हेटेड, फोटो नहीं डाली, कमेंट करने कोई भरमार आ गई, एग्जैक्टली, पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें पता नहीं कैसे कैसे, और वो मैसेज कहीं ना कहीं एग्जैक्टली। हिट करता है। इट्स लाइक कि द डे वी स्टॉप, लाइक द डे हम लाइक्स एंड कमेंट्स के पीछे भागना हमने छोड़ दिया और हमने खुद को एम्ब्रेस करना स्टार्ट कर दिया,
अपने इंडिविजुअलिटी को, हम यूनिक हैं, हम वन पीस हैं, हमारे तो कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज Right. इट इज़ अ थिंग। जो ट्विन्स भी होते हैं ना बच्चे, वो भी अलग अलग होते हैं, वो भी सेम कभी नहीं हो नहीं सकते हो हैं। सकते। तो वाई डू वी कंपेयर अस विद अदर्स? तो अगर बहुत ईजी तरीका यही है खुद को पॉजिटिव रखने का कि एम्ब्रेस योर सेल्फ एंड एम्ब्रेस योर इंडिविजुअलिटी, ग्रेसफुल हो आप, आपको जो पसंद है आप खुद वो करो, एंड ऑलवेज बी हम्बल इन योर लाइफ। जितना भी सक्सेस हो जाए, जितने भी पैसा कमा लो, अमीर हो जाओ, कुछ भी कर लो, यू हैव टू स्टे हम्बल थ्रू आउट योर लाइफ टूवर्ड्स एवरी वन। सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर आंटी है खुद को खोना, इन द सेंस कि डांस ना कर पाना, या क्योंकि डांस इज़ अ पार्ट ऑफ मी। तो जैसे कभी भी दिमाग में ये आता है ना कि व्हाट इफ़ मैं डांस ना कर पाऊँ कभी, तो वो एकदम से जब हिट होता है तो मेरा रोना शुरू होता है उसमें। तो इट्स लाइक कि मुझे अस्थमैटिक एलर्जी भी है, तो जैसे एक बार बहुत क्रिटिकल हो गया था वो, एंड मुझे इंजेक्शन वगैरह लग गए थे, तब मैं बहुत रोई थी। ये नहीं कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे ये लग रहा था कि अगर कुछ हो गया तो मैं डांस नहीं कर पाऊँगी। तो आई फील लाइक सबसे बड़ा डर मेरे यही है कि मैं डांस नहीं कर पाऊँगी। अपनी हैबिट ऐसी कोई जिसको आप चेंज करना चाहते हो? ऐसी कोई हैबिट जो लगता हो कि नहीं मुझे चेंज करना चाहिए, इसकी वज़ह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है? आई जल्दी उठना चाहिए मुझे। मुझे अपना स्लीप स्केड्यूल सही करने की ज़रूरत है। इसलिए कि मैं बहुत देर से उठती हूँ और बहुत देर से सोती हूँ। इस चक्कर में मेरा आधा दिन तो ऐसे ही ख़राब हो जाता है। आई मीन छुट्टियों के टाइम पे, वरना ऐसे स्कूल जाना है, इवेंट हो, तब तो मैं एकदम फुल ऑन, अगर 4 बजे भी उठना है मैं उठ जाऊँगी 4 बजे। बट ऐसे नॉर्मल डेज़ पे आई थिंक जल्दी उठने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी गिनी से बातचीत, और आपने देखा कितनी कम उम्र में कितना कुछ हासिल किया, और अभी भी बहुत पॉजिटिव है। आगे इनकी जो जर्नी है वो बहुत लंबी होने वाली है। बहुत सारे इनको हमारी दुआ है कि इनको बहुत सारा सक्सेस मिले। गिनी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत थैंक यू स्वागत। सो हम आशा मच। करते हैं आप फिर हमारे साथ बैठेंगी किसी बिल्कुल, नई सक्सेस के साथ। बिल्कुल। तो चलिए फिर हम नए एपिसोड में एक नए शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।